दोस्तों इस वीडियो में हम धातु और अधातु देखने वाले हैं। तो ये टारगेट ऑब्जेक्टिव है मुख्य रूप से क्लास 10 के लेसन नंबर 3 है रसायन शास्त्र के। तो देखते हैं, कह रहा है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होती है। तो सबसे पहले संयोजकता निकालने के लिए दो विधियां हैं, सेल द्वारा और सब सेल द्वारा, कक्षा और उपकक्षा के द्वारा। तो आसान रहता है उपकक्षा सेल द्वारा, कक्षा द्वारा। तो इसके लिए KLMN ये 4 कक्षा मुख्य रूप से होता है, जिसमें 2, 8, 18 और 32 यहीं अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम लोग। K कक्षा में 2, L में 8, M में 18 और N में 32 अधिक से अधिक कहेगा। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि K कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 2, L में अधिक से अधिक कितने 8, M में अधिक से अधिक 18 और N में 32 है। तो कह रहा है मैग्नीशियम, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि एक कक्षा पूरी तरह से भर जाता है तब भी अगला कक्षा में प्रवेश करता है, यदि पूरी तरह से नहीं भरेगा तो अगला में प्रवेश नहीं करेगा। तो कह रहा है यहाँ पर 12 मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होता है, तो हो जाएगा उसका बाद निकालेंगे तो 2, 8, 10 बचा 2, तो ये हो जाएगा। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसके बाहरी कक्षा में हो गया, अच्छा से कर देते हैं, 2, 8, 10, 10 2 12 हो गया। अब देखिए, यदि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3, 4 रहे तो वहीं उसका संयोजकता हो जाता है। यदि इससे अधिक रहे, जैसे 5, 6, 7, 8 ये रहे, तो संयोजकता के लिए हम लोग 8 में से इसको घटा देंगे और जो बचता है वहीं संयोजकता हो जाता है। तो इसकी बाहरी कक्षा में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका संयोजकता यहीं हो जाएगा। तो मैग्नीशियम का संयोजकता कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। आगे कह रहे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। देखिए दोनों 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को तांबा का। अगला क्वेश्चन है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलेय है। वह तत्व निम्नलिखित तत्वों में से कौन है। देखिए 2024 में आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कह रहे कि मालाचाइट किस धातु का अयस्क है। मालाचाइट किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन आप लोग के सामने है, उसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर, Cu। मालाचाइट कॉपर का अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। कह रहे उपधातु के बारे में, तो Fe है कि Cu है कि Na है कि As है, उपधातु के बारे में कह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा As। देखिए 2024 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिएगा। कि मिश्रण धातु है क्या, एक मिश्र धातु है जिसमें 90% कॉपर है तथा 10% टिन है। तो कॉपर और टिन के मिश्र धातु का नाम क्या है। आप लोग के सामने ऑप्शन नंबर है सोल्डर, पीतल, जर्मन स्टील और कांसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांसा। कांसा कॉपर और टिन का मिश्रण है। इसका एक ट्रिक है काटता का से कांसा, ट से टिन, अता से तांबा। काटता कॉपर कांसा
टीन तथा तांबा के मिश्र धातु होता है। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइड कह रहे, बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाए आप लोगों को एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइड है। कह रहे कि क्रियाशील धातु का दिया गया है कुछ समूह, इसको आप लोग को बढ़ते घटते क्रम में से देखना है कि कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को डी, सोडियम सबसे ज़्यादा है, मैग्नीशियम, जिंक और अंत में कॉपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? अधातु कह रहा है, धातु नहीं, अधातु। अधातु का गुण होता है कि कुचालक होता है, लेकिन यहाँ सुचालक की बात कह रहा है तो ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट है एक ऐसा अधातु है जो विद्युत एवं उष्मा के विद्युत के सुचालक होता है, अधातु रहते हुए भी। दो बार आया हुआ है। सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु के बारे में कह रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सोडियम। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी सोडियम सबसे ऊपर पर है, तो सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर है कि निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है? ये देखिए, ये तो केरोसिन तेल में डुबो करके सोडियम को रखा जाता है, तो इसमें से इससे ना एक ऑब्जेक्टिव भी आता है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो करके क्यों रखा जाता है। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि सोडियम को केरोसिन तेल के अंदर डुबो करके क्यों रखा जाता है। अगला है कि कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है कैलामाइन। कैलामाइन कह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को जिंक का। जिंक का कैलामाइन। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? धात्विक चालकता जो है पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर धात्विक चालकता जो होता है पदार्थ के अंदर गति पर आश्रित रहता है। किस पर? तो इलेक्ट्रॉन के। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? अधातु के बारे में कह रहा है, तो कार्बन है अधातु। कहीं कहीं आप लोग को देखने को मिलेगा उपधातु, लेकिन ये नहीं, अधातु है। निम्न में कौन सा उपधातु है? यहाँ उपधातु के बारे में कह रहा है, तो Ge हो जाएगा आप लोगों को उपधातु। अगला क्वेश्चन है कि जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड कहेगा तो जिंक ब्लेड, जिंक का खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है? क्यों? देखिए दो बार आया हुआ है। टीन के बजाय जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। कह रहे कि जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है? तो जिंक जो है ना जिंक है अधिक अभिक्रियाशील होता है और टीन अभिक्रियाशील नहीं होता है, इसलिए टीन का लगाया जाता है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो सबसे उत्तम सुचालक की बात कहेगा तो ये हो जाएगा चांदी, Ag। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? देखिए इसी सब इस पाठ का नाम है धातु और अधातु। तो धातु अधातु उपधातु से ही क्वेश्चन आएगा। तो कह रहा है कि उपधातु के बारे में कह रहा है, तो हो जाएगा आप लोगों को Sb एक उपधातु है, याद रखिएगा।
पीतल है एक, पीतल क्या है, तो पीतल जो होगा आप लोगों को मिश्र धातु हो जाएगा, पीतल मिश्र धातु हो जाएगा। देखिए बहुत बार आया हुआ है, इसमें आता है ना कि पीतल किसका किसका मिश्रण होता है, तो इसका ट्रिक हो जाएगा पिताजी। पीतल जो होता है, पीतल तांबा और जस्ता दोनों का मिश्रण होता है। ये क्वेश्चन आगे आएगा। और कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक के बारे में कह रहा है, तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा आप लोग को आयनिक यौगिक। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यहाँ कह रहे हैं नहीं करता है, ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है कहेगा, तो जो सोना होता है, सोना गोल्ड ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोना को 22 कैरेट शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। सॉरी 22 कैरेट से ना आप लोगों का आभूषण बनाया जाता है, 22 कैरेट सोना से आभूषण बनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 कैरेट, 24 का आंसर हो जाएगा 24 कैरेट शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो 24 कैरेट। ध्यान दीजिएगा, यदि आभूषण बनाने के लिए कहेगा ना तो आभूषण बनाने में 22 कैरेट करेंगे, लेकिन शुद्ध सोना को व्यक्त करते हैं कहेगा तो 24 कैरेट सोना। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, देखिए कितना बार आया हुआ है। कमरे के तापमान पर अधातु कहेगा, अधातु कमरे के तापमान पर द्रव कहेगा तो ब्रोमीन। आज जब धातु कहेगा तो धातु हो जाएगा आप लोगों को पारा। ध्यान दीजिएगा, यदि कहेगा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में तो ब्रोमीन, अधातु कहेगा तो ब्रोमीन, और कहेगा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु तो हो जाएगा पारा। याद रखिएगा, तो यहाँ अधातु कह रहा है तो ब्रोमीन आंसर सही हो जाएगा। कह रहे कि टीन और सीसा, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम है, आयन ऊर्जा के बारे में कह रहा है, तो F की आयन ऊर्जा सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील के बारे में कहेगा तो वो हो जाएगा आप लोगों को कॉपर। निम्न में कौन अधातु है कहेगा तो अधातु हो जाएगा आप लोगों को, पहले इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, कार्बन। कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु है। सिलिका क्या है, तो हाँ देखिएगा यहाँ सिलिका एक होगा, एक सिलिकॉन होगा, आगे आएगा कभी कहीं ना कहीं एक सिलिकॉन भी आएगा, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन भी एक है क्वेश्चन और एक सिलिका है, तो ये है सिलिका, तो इसमें हो जाएगा कोई नहीं, सिलिका ना ही धातु है, ना ही अधातु है, ना ही उपधातु है, तो ये हो जाएगा कोई नहीं, सॉरी ना ही धातु है, ना ही अधातु है, ना उपधातु है, तो इसमें हो जाएगा कोई नहीं। सिलिकॉन भी आने वाला है, तो सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन एक उपधातु है, सिलिकॉन एक उपधातु है। यही आपको बता दें बार बार कि सिलिका कहेगा तो कोई नहीं, अगर यदि सिलिकॉन कहेगा तो सिलिकॉन हो जाएगा उपधातु। यदि इसमें यौगिक कहीं होता ना, ABCD में कहीं इसमें यौगिक, इसके बदले में यदि यौगिक होता तो हम लोग यौगिक पर सही कर देते, इसमें यौगिक होता तो यौगिक ही सही हो जाता, लेकिन यौगिक नहीं है इसलिए हो जाएगा इनमें कोई नहीं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु कौन है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु कौन है, तो हाइड्रोजन के ऊपर के धातु हो जाएगा आप लोगों को अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं।
सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, अच्छा, सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या करते हैं कि अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्लों से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आगे कह रहा है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं क्या? उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु क्या बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को धनायन। धातु के एक साइड सामान्यतः होते हैं कैसे? तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, सामान्यतः क्षारकीय होते हैं। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह विधि कौन सी है? तो वो है कह रहा है कि अधातु के, अच्छा ये नहीं, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने की जो विद्युत प्रयोग की जाती है उस विधि का नाम क्या है? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी चुंबकीय पृथक्करण विधि। कह रहे कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा, सांद्रण करने मतलब कि मतलब पृथक्करण कर सकते हैं, अलग करना कर सकते हैं। पर कि निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? एल्यूमिनियम का मिश्र धातु कह रहा है कि कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? तो इसका मिश्र धातु हो जाएगा आप लोगों को मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम दोनों के मिश्र धातु है मैग्नीशियम। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट कहेगा तो बॉक्साइट हो जाएगा एल्यूमिनियम का, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर का निष्कर्षण कहेगा तो कॉपर पाइराइट से। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? सबसे कम कहेगा तो वो हो जाएगा सोडियम। किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो सोडियम का। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो साधारण गंधक जो होता है S8, सल्फर गंधक S8। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? तो फास्फोरस का आणविक सूत्र है P4। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो सोना जो होता है अम्लराज, सोना जो होता है अम्लराज में घुल जाता है। कह रहे कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहते हैं। तो अमलगम वैसा धातु है जिसमें पारा तो रहेगा ही रहेगा, पारा की उपस्थिति में ही अमलगम होता है। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वो क्या होता है? तो जो धातु अम्लराज में घुलता है सिर्फ अम्लराज में, वो होता है सोना। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, सोना जो होता है, जो सोना का संकेत यू होता है, अम्लराज में घुल जाता है। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? सबसे ज्वलनशील कौन है? तो सबसे ज्वलनशील में हो जाएगा आप लोगों को श्वेत फास्फोरस। कह रहे कि व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? किस अयस्क से किया जाता है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण? तो ये हो जाएगा आप लोगों को बॉक्साइट से। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक क्या कहलाता है? तो इस यौगिक को हम लोग कहते हैं धातुमन। किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है?
तो ये तत्व की अपरूपता कहलाती है। धातुओं की प्रकृति होती है कैसी? तो धातुओं की प्रकृति विद्युत के धनात्मक होती है। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? जिप्सम को। विद्युत अपघटनिक परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनिक परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनोड पर। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कहेगा तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सोडियम भी है और पोटेशियम भी है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम सोडियम का करा चुके हैं, इससे पहले वाले में सोडियम है, लेकिन यदि सोडियम और पोटेशियम दोनों साथ साथ में दिया रहेगा तो हम लोग पोटेशियम सही करेंगे। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु में पोटेशियम सबसे पहला स्थान पर है, लेकिन ऑप्शन में पोटेशियम नहीं रहेगा तब जाकर के सोडियम को सही करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है कैसी? तो चमकीली उजला होता है। करे कि इक्वारेजिया, जिसको रॉयल जल भी कहते हैं, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है इक्वारेजिया, जिसमें सोना घुल जाता है। तो कह रहा है कि यह किस अनुपात में होता है? तो 1 और 3 के अनुपात में, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है 1 और नाइट्रिक अम्ल होता है 3। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमकदार। शुद्ध रूप में धातु की जो सतह होती है चमकदार होती है। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। और पीट के चादर जब बनाया जाता है तो चादर बनाने वाले गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं। करें कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बन जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो आघातवर्ध्यता। जो धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जो धातुएं कठोर सतह से टकराने के बाद में आवाज उत्पन्न करता है तो उसको हम लोग कहते हैं ध्वनिक। और जिसको पतला तार जैसा खींचा जा सकता है उसको हम लोग कहेंगे तन्यता, और जिसको पीट के चादर बनाया जा सकता है उसको कहते हैं आघातवर्ध्यता। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सबसे अधिक तन्य धातु की बात कहेगा तो सबसे अधिक तन्य धातु हो जाएगा सोना। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो सोना। एक ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसलिए जो सोना होता है तन्यता में सबसे पहला स्थान पर है। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? कमरे के तापमान पर जो मरकरी होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है।
करे कि इनमें कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। अधातु होते हुए भी चमकीला कौन होता है? तो अधातु होते हुए भी चमकीला आयोडीन होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ के बारे में कह रहा है, तो पदार्थ कहेगा तो हीरा हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कहेगा तो हीरा सही हो जाएगा। करे कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम के ऊपर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को, तो उसको कहते हैं एनोडीकरण। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? अब देखिए, इसमें सोडियम नहीं है, तो सोडियम नहीं है, फिर भी इसमें हम लोगों को करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ज़्यादा, उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक और लोहा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील कह रहा है, तो देखिए इसमें ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं कहीं पोटेशियम नहीं है, इसलिए सोडियम हो जाएगा। यदि पोटेशियम रहेगा तो पोटेशियम को करेंगे, पोटेशियम नहीं रहेगा तो सोडियम, जो कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु में पोटेशियम के बाद है। की परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम के परमाणु संख्या होता है 11। कहेगा कि सोडियम के संयोजकता कितना है? तो 2, 8 और 1, इसकी संयोजकता हो जाएगा 1। कह रहे कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो पोटेशियम के हो जाएगा 19। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो ऑक्सीजन के हो जाएगा 8। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो क्लोरीन के हो जाएगा आप लोगों को, क्लोरीन के 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 7। करे कि हीलियम की परमाणु संख्या, तो हाइड्रोजन के बाद में हीलियम ही आता है, 2। करे कैल्शियम की परमाणु संख्या, तो पोटेशियम के बाद में आता है कैल्शियम, 20 नंबर। फास्फोरस की परमाणु संख्या, आप लोगों को परमाणु संख्या 30 तक याद करना होगा, मुख्य रूप से 30 तक, उसके बाद में जो मुख्य है उसको भी। फास्फोरस पी की परमाणु संख्या कितना होता है? तो फास्फोरस का हो जाएगा 15। आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक, NaCl का गलनांक कितना होता है? तो NaCl का गलनांक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 1074। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा, इसमें यदि 1074 यहाँ 1074 केल्विन में होता है, कि यहाँ छोड़ दिया गया है, 1074 केल्विन में होता है, और यदि इसको फ़ारेनहाइट में कहेगा तो 1474 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और यदि इसी का डिग्री सेल्सियस में कहेगा तो 801 डिग्री सेल्सियस। इसको याद रखिएगा। यदि केल्विन में कहे तो 1074 केल्विन, यदि फ़ारेनहाइट में करे तो 1474 केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में कहे तो 801 डिग्री सेल्सियस। सभी को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है? तो ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक कहेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ग्रेफाइट। और इसमें एक और क्वेश्चन है, ग्रेफाइट किसका स्वरूप है? तो कार्बन का। कह कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं जंग। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं धातुकर्म। अगला क्वेश्चन कि जंग रोधी स्टील क्या है? जंग रोधी स्टील कहेगा
तो जंगरोधी स्टील एक तरह के मिश्र धातु है, जंगरोधी स्टील मिश्र धातु है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो विद्युत ऋणात्मक की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा फ्लोरीन F। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु को तो हम लोग जान लिए कि सोडियम रहेगा तो सोडियम, नहीं तो पोटेशियम रहेगा तो पोटेशियम। हालांकि सबसे ज़्यादा कहेगा तो पोटेशियम होगा, उसके बाद में सोडियम है। तो सबसे अधिक में पोटेशियम, सबसे कम कह रहा है तो सबसे कम कहेगा तो लोहा जो है सबसे कम है। अब सबसे कम बोले तो ये अभी इसमें ऑप्शन को देखते हुए करना है हम लोगों को। ऑप्शन में जो सबसे कम है उसको, अब सबसे कम नहीं है ये, ऑप्शन में देखते हुए इस चारों ऑप्शन में सबसे कम है कौन? कह रहे कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो चाकू से आसानी से काटे जा सकने वाला है धातु सोडियम। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, करे कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए तो ग्रीज लगा करके बचा सकता है, पेंट लगा करके भी जिंक की परत, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा इनमें से सभी। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उपायों को लिखें। तो 2 नंबर ये में, तो इसमें हम लोग लिख देंगे 1 नंबर ग्रीस लगा करके, 2 नंबर पेंट लगा करके और नंबर 3 जिंक की परत चढ़ा करके। तो ऐसी क्वेश्चन आता है कि धातु को संक्षारण से बचाने के उपाय को लिखें, तो वो ये तीनों हो जाएगा। तो कह रहे इसमें कह रहे तो इसमें सभी हो जाएगा। कह रहे कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? सबसे भारी की बात कह रहे हैं तो सबसे भारी में हो जाएगा यूरेनियम, सबसे भारी में यूरेनियम हो जाएगा। कह रहे कि जस्ता का अयस्क कौन सा है? जस्ता का अयस्क, तो जस्ता का जो अयस्क है ना वो है जिंक ब्लेड। सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन आ गया ना, सिलिका इससे पहले था, तो सिलिका जो था सिलिका, यही हम ढूंढ रहे थे कि सिलिकॉन कहाँ है। तो सिलिका जो था उसका ऑप्शन में नहीं था, तो इनमें से कोई नहीं दिए क्योंकि वो एक यौगिक है। सिलिका एक यौगिक है, लेकिन ये है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन हो जाएगा एक तरह के उपधातु। आभूषण बनने वाला सोना होता है, तो आभूषण बनने वाला सोना होता है 22 कैरेट, और यदि आभूषण नहीं कहेगा तो सोना का शुद्धतम रूप होता है 24 कैरेट। कह रहे कि कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व के बारे में कह रहा है तो आर्गन हो जाएगा उत्कृष्ट तत्व। अब उत्कृष्ट तत्व की पहचान आप लोग कैसे कीजिएगा? उत्कृष्ट को निष्क्रिय भी कहते हैं, तो जिसके बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको हम लोग उत्कृष्ट तत्व या अक्रिय गैस कहेंगे। तो आर्गन का होता है 18। आर्गन की परमाणु संख्या आर्गन के 18, तो 18 के इलेक्ट्रॉन में करके 2 8 10 और 8 18 होता है। इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब उसी प्रकार हीलियम होता है, हीलियम भी एक प्रकार का उत्कृष्ट तत्व है। इसके बाहर इसका परमाणु संख्या होता है 2, तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्लियर ये होगा कि हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके अलावा सभी जो निष्क्रिय गैस होता है इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए जिसके साफ साफ शब्दों में सुन लीजिए, जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना वही निष्क्रिय होता है। काम खत्म। कह रहे कि ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को कहते हैं, ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? तो कांसा कहते हैं। सोना की परमाणु संख्या कितना होता है? सोना के परमाणु संख्या कहेगा तो सोना के परमाणु संख्या होता है 79 79
करे कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सा है। तो जब धातु की बात कहेगा तो पारा हो जाएगा और अधातु के कहेगा तो ब्रोमीन। इससे कि पहले क्वेश्चन आ चुका है कि धातु कहेगा तो पारा और अधातु कहेगा तो ब्रोमीन। क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। क्यूप्राइट, तो क्यूप्राइट कहेगा ना तो क्यूप्राइट हो जाएगा कॉपर के। देखिए स्पष्ट है, क्यूप्राइट है, क्यूप्राइट से कॉपर। गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है। तो गंधक की परमाणु संख्या होता है 16। गंधक को सल्फर भी कहा जाता है 16। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं और धातु के साथ इससे पहले आ चुका है कि क्षारीय है। पर कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए जो धनायन बनाएगा उसको हम लोग धातु कहेंगे और जो ऋणायन बनाएगा उसको अधातु कहेंगे। धनायन बोले तो जिसके बाहरी कक्षा जो इलेक्ट्रॉन को देने के गुण रखता है, जिसके बाहरी जो जिसमें इलेक्ट्रॉन को देने के गुण होता है उसको धनायन कहते हैं और जिसमें इलेक्ट्रॉन को लेने के गुण होता है उसको ऋणायन। जैसे मान लीजिए कि यहीं पर है 2 8 1 सोडियम का है ना ये, तो सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब ये क्या करेगा कि एक तत्व किसी को दे करके सोचेगा कि हम 2 8 माने कि पूर्ण हो जाए, तो किसी को एक दे देगा तो इसलिए ये हो जाएगा धातु। और क्लोरीन का 17 होता है 2 8 7, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 ये किसी से ले करके अपना और बनाएगा, इसलिए हो जाएगा ये नायन। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है यानी जो देता है तो वो हो जाता है धातु और जो लेता है वो हो जाता है अधातु। जैसे में सोडियम के हम दिए उदाहरण, सोडियम के 11 होता है तो 2 8 1, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है ना तो ये देने की प्रवृत्ति रखेगा। और क्लोरीन के होता है 17 2 8 है और 7, इसके बाहरी कक्षा में 7 है ना, तो 7 है तो सोचेगा कि हम एक किसी से ले करके 8 हो जाए। आइए सोचेगा कि हम एक किसी को दे करके और मेरे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाए, तो इसलिए ये देगा तो प्लस 4 है और ये लेगा तो माइनस। देखिएगा कभी कभी आप लोगों को ऐसे मिलता है Na इस पर प्लस और Cl इस पर माइनस, इसका मतलब कि जो ये है 1 इलेक्ट्रॉन देता है और 1 इलेक्ट्रॉन ये लेता है। और जैसे कि Mg है ना मैग्नीशियम का होता है 12 तो 2 8 और 2, इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये भी अपना देना चाहिए किसी को, तो इसको लिखना होगा तो Mg प्लस प्लस ऐसे, नहीं तो Mg 2 प्लस ऐसे कर देता है। करे कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बना हो गया उसको धातु। अगला कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं कौन सा। तो स्टेनलेस स्टील की बात कह रहा है तो लोहा और कार्बन के अलावा इसमें निकेल एवं क्रोमियम होता है। निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो ये पी अधातु है। आगे कह रहा है कि सीना बार निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। सीना बार कहेगा तो Hg, करे कि तांबा एवं टिन का मिश्र धातु क्या है। अब तांबा एवं टिन के तो ये हो जाएगा कांसा काटता, हम बताए हैं ना काटता का से कांसा, त से टिन, ता से तांबा, तो काटता हो गया। करे कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लीय ऑक्साइड की बात करेगा ना तो अम्लीय ऑक्साइड में हम कह देंगे SO2। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती है। जो धातु है अम्ल से अभिक्रिया करके क्या विस्थापित करता है, तो हाइड्रोजन। एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये सोडियम है ना, सोडियम
अभिक्रिया करेगा H2SO4 से, तो ये SO4 Na से कर लेगा तो हो जाएगा NaSO4 प्लस में H2 जो है ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या विस्थापित कर देगा, तो H2। ये रहा मेरा लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसी प्रकार के सभी 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट का वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जा करके देख ले सकते हैं आप। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आप भी पढ़ें और आपके दोस्त भी पढ़ें। धन्यवाद।